हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूपी वाली फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का थर्ड लेसन विद्युत विभव तथा विभवांतर। और इसमें आगे का जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो देखिए, देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखिए, हमने ले लिया एक विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये ले लिया हमने एक विद्युत क्षेत्र। देखिए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। तो हमने क्या किया, एक धातु की प्लेट ये ले ली, एक धातु की प्लेट ये ले ली। इसमें बैटरी के प्लस टर्मिनल से एक प्लेट को हमने ऐसे जोड़ दिया और बैटरी के दूसरे टर्मिनल को भू संपर्कित कर दिया, अर्थात पृथ्वी से जोड़ दिया। अब दूसरी जो प्लेट है इसको भी हमने भू संपर्कित कर दिया। तो इस प्लेट पर, पहली वाली प्लेट पर क्या होगा, एक समान रूप से धन आवेश आ जाएगा और इस पर दूसरी जो प्लेट है इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो ये हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र इन दोनों प्लेटों के बीच में, जो कि इन बल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण गति करे तो उसकी गति क्या होगी, उसके लिए सूत्र क्या होगा, उसका निगमन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो मान लीजिए कोई कण है, ये धनावेशित कण है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। तो देखिए, यह प्लस क्यू आवेश और यहां पर यह धनात्मक आवेश है। ये इसको क्या करेगा, इस ओर प्रतिकर्षित करेगा और ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश को अपनी ओर खींचेगा। तो इस आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा और यह बल वैद्युत क्षेत्र में लग रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना होता है, तो हम देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई। वैद्युत क्षेत्र ई में प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो ये होगा F इक्वल E इंटू क्यू, क्योंकि E वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और Q आवेश का मान है। तो F इक्वल होगा E इंटू क्यू। अगर किन्हीं दो आवेशों के बीच में बल लगता है तो कूलाम बल लगता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यदि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल लगता है F बराबर E इंटू क्यू। अब जब इस पर बल लगेगा तो ये आवेशित कण गति करेगा। माना कण का जो त्वरण है, आवेशित कण का त्वरण A है, तब A त्वरण और द्रव्यमान कितना, m, किसका, इस आवेशित कण का, आवेशित कण का A त्वरण तथा द्रव्यमान m है, तब बल के लिए सूत्र क्या लगेगा, F इक्वल m इंटू ए। अब देखिए, यहां पर भी बल का हमने फॉर्मूला लिया, यहां पर भी बल का फॉर्मूला लिया और यहां ये वाला जो फॉर्मूला लिया जब ये गतिमान है उसके लिए, और वैद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है उसके लिए ये लिया। दोनों की हम तुलना करेंगे तो ये कह सकते हैं एम ए बराबर ई इंटू क्यू। तो ए इक्वल हो जाएगा ई इंटू क्यू अपॉन एम।
ये बन गया त्वरण का फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देखिए आगे देखते हैं, जब यह इस पर त्वरण लग रहा है तो यह v वेग से गतिमान हो जाएगा। तब हम देखते हैं गति के तृतीय समीकरण से, और तृतीय समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v क्या है, किसी भी गतिमान कण का अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s विस्थापन। तो अगर विद्युत क्षेत्र में इस आवेशित कण पर कुछ बल लग रहा है और ये a से b पर पहुंच गया, अर्थात इसने जो विस्थापन है वो यहां से यहां तक x किया, तो यहां गति के समीकरण में s की जगह हम रखेंगे s की जगह x, और इसमें ये जो कण है, जब विद्युत क्षेत्र हमने उत्पन्न किया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के पहले इस आवेशित कण का जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था। जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, आवेशित कण पर बल लगा और यह गतिमान हो गया, तो इसका जो अंतिम वेग है वो हमने माना v ही है, और प्रारंभिक वेग कितना है 0 प्लस 2ax, s की जगह क्या रखना है x। तो ये बन गया अगला फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल 2ax, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और इस समीकरण 2 में जो a है, समीकरण 1 से a का मान रखेंगे, समीकरण 2 में 1 से a का मान रखने पर तो यहां पर v स्क्वायर इक्वल बन जाएगा 2a का क्या मान रखना है, e क्यू अपॉन m इंटू हो जाएगा x। जब यहां v का जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे, घात 2 को हटाएंगे, तो v इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2eqx अपॉन m। तो ये आ गया आवेशित कण के लिए वेग का सूत्र। अब यदि हम माने कि यहां पर विभव va है और आवेशित कण जब b पर पहुंच गया तो यहां का विभव v2 है या vb है, तो इनके विभव का अंतर डेल v हो और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी x है, तो E का एक नया फॉर्मूला बनेगा। या ये मान लें कि इनके बीच A और B के बीच विभवांतर भी है, तब E बराबर फॉर्मूला बनेगा V अपॉन x। विभव प्रवणता से दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है, और विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो E इक्वल बन गया V अपॉन x, जहां V ये भी विभव है और ये वाला जो V है ये वेग है। तो यहां से यहां तक विभव हमने क्या माना v, और ये दूरी कितनी है x। ये जो E का मान है यहां रखेंगे समीकरण में, तो v वेग बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, E का मान रखना है v अपॉन x इंटू क्यू एक्स अपॉन m। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल आ गया अंडर रूट 2qv अपॉन m। ये बन गया एक वेग का नया फॉर्मूला, आवेशित कण के लिए वेग का एक नया फॉर्मूला बन गया। अब जब यह गति कर रहा है, आवेशित कण गतिमान है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा भी रहेगी। ये गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है k इक्वल हाफ mv स्क्वायर। तो v का देखिए जो वैल्यू है यहां रखेंगे हम, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल बन जाएगा 1/2m इंटू 2qv अपॉन m। ये m से m और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल आ गया q इंटू v। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के लिए,
जब वह कण विद्युत क्षेत्र में गतिमान हो। ये तो हमने Q आवेश लिया। अब इस पे सपोज कीजिए कि हमने ये Q आवेश की जगह एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक छोटे से पार्टिकल को ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो यहां पर ले लें, यदि आवेशित कण एक इलेक्ट्रॉन है, तब स्थिति क्या बनेगी? तब बन जाएगा K इक्वल E इंटू V। तो यहां से ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बनती है, K इक्वल 1 eV। अर्थात यदि हम गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा ही किए गए कार्य के बराबर होगी, तो या तो हम इसको गतिज ऊर्जा मान लें या गति कराने के लिए आवश्यक कार्य मान लें, दोनों एक ही बात है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करनी है, तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें उसका वोल्टेज 1 वोल्ट रखें। किसी इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए 1 वोल्ट का विभव दिया जाए तो उसे हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए दिया गया 1 वोल्ट विभवांतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो ये टॉपिक को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जस्ट आगे हम समझते हैं अगला टॉपिक, और वो ये है कि यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है, गतिमान है, तो इसका गमन पथ क्या रहेगा? वह पाथ, वह रास्ता क्या रहेगा जिस पर यह गति करेगा? किस तरह का रास्ता होगा? वो सीधा सीधा होगा, रेखीय होगा, या वृत्तीय होगा, या परवलयाकार होगा? किस तरह का पाथ होगा, ये हमें अगले डेरिवेशन में ज्ञात करना है। तो देखते हैं अगला टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ क्या होगा? तो हमने ले लिया एक विद्युत क्षेत्र, ये एक धनावेशित प्लेट और नीचे एक ऋणावेशित प्लेट ले ली। तो इसमें विद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर रहेगा। ये बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की ऊपर से नीचे की ओर हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण, मान लीजिए Q आवेश है, यह गति करेगा, इस तरह से जाना चाहता है, तो क्या ये इसी तरह से सीधा चला जाएगा या अपने रास्ते को ये चेंज कर देगा, बदल लेगा? तो देखिए, जैसे ही यह विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, चूंकि यह प्लस आवेश है और ऊपर की ओर भी क्या है? प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच होगा क्या? प्रतिकर्षण। तो वैसे तो ये बहुत सीधा जाना चाहता था आवेशित कण, इस तरह से एक्स अक्ष की दिशा में, लेकिन ये प्लस आवेश इस प्लस आवेशित कण को बल लगाएगा और ये माइनस अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आवेशित कण अपनी जो गति है उसकी दिशा को बदल लेगा और सीधा ना जाकर के ये कुछ एंगल पर मुड़ के जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा। ऊपर से प्रतिकर्षण बल लग रहा है, नीचे से आकर्षण बल, इसकी वजह से ये नीचे की ओर गति करेगा। तो यह आवेशित कण इस तरह से जाएगा। अब ये पथ किस तरह का है वो हम ज्ञात करते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो दूरी है वो x है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो x है, और x दूरी का जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र को पार करने में आवेशित कण को t समय लगता है। x दूरी का विद्युत क्षेत्र पार करने में आवेशित कण को t समय लगता है। तब हम क्या कह सकते हैं? आवेशित कण की चाल। तो चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? x, और समय कितना लग रहा? t। चाल हो गई v बराबर, तो यहां पर v इक्वल x अपॉन टी,
x इक्वल हो जाएगा v इंटू टी। ये तो निकाल ली हमने चाल। यहां से अगर समय ज्ञात करें हम तो समय इक्वल हो जाएगा दूरी बटे चाल। यदि आवेशित कण की चाल भी है तब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गई क्षैतिज गति की बात। अभी इस पर बल लग रहा है तो वास्तविकता में ये ऊर्ध्वाधर गति भी कर रहा है। तो जब ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा, ये विस्थापन कितना होगा, तो ये ज्ञात करना है। तो माना ये जो है दूरी है बाई है, ऊर्ध्वाधर दूरी बाई है, तब ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए हम उपयोग करेंगे गति के द्वितीय समीकरण का। गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे। गति का द्वितीय समीकरण है s इक्वल ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए u जो प्रारंभिक वेग है, जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में नहीं था तो इसका प्रारंभिक वेग 0, जैसे ये विद्युत क्षेत्र में आता है मतलब हमने इसको गति प्रदान की, अंतिम वेग हो जाता है कितना v, तो प्रारंभिक वेग u कितना है 0। तो s इक्वल हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर। अब जो s है ये चूंकि लंबवत विस्थापन कर रहा है, तो लंबवत विस्थापन कर रहा है तो लंबवत विस्थापन के लिए हमने क्या माना बाई, तो इधर रखेंगे बाई इक्वल हाफ एटी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमने टी का वैल्यू निकाल लिया, टी का वैल्यू इधर रख सकते हैं, लेकिन अभी ए नहीं है तो ए को भी ज्ञात करते हैं। ए कैसे ज्ञात करेंगे, जब यह आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो इस पर एक बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो वैद्युत बल लगेगा। तो आवेशित कण पर विद्युत बल कितना रहेगा, आवेशित कण पर विद्युत बल तो ये होगा F इक्वल E इंटू क्यू। और दूसरा देखिए त्वरण के कारण कितना बल लग रहेगा, त्वरण के कारण बल यदि इसका द्रव्यमान m है तो F इक्वल ma। इन दोनों बलों की तुलना करेंगे तो बन जाएगा ma इक्वल E इंटू क्यू। तो A त्वरण आ गया E इंटू क्यू अपॉन m। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से और समीकरण 3 से मान रखेंगे तो देखिए आगे क्या होता है। समीकरण 2 में समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, तो मान रखने पर बन जाएगा बाई इक्वल हाफ, ए का मान क्या रखेंगे ई क्यू अपॉन एम, ई क्यू अपॉन एम इंटू ए का मान। अब देखिए ए का तो हमने मान रख दिया ई क्यू अपॉन एम, टी का मान क्या है एक्स अपॉन वी, तो इधर रखेंगे एक्स अपॉन वी का स्क्वायर। तो ये बन गया बाई इक्वल हाफ ई क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। अब देखिए एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल होता है के, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल होता है के। तो एम वी स्क्वायर इक्वल बन जाएगा, ये 2 का मल्टी हो जाएगा के में तो 2k, तो y इक्वल 1/2 ई क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर की जगह क्या रखना है 2k, तो y इक्वल बन गया ई क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4k। ये जो समीकरण बना देखिए x y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट मान रहेंगे तो y इक्वल क्या बना एक्स स्क्वायर। और इस तरह की जो सिचुएशन रहती है ये परवलय की रहती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेशित कण जब विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उसका पथ परवलयाकार होगा। आवेशित कण जब विद्युत क्षेत्र में गति करेगा
जब विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उसका पथ परवलयाकार होगा। तो इसको भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, अंत भला तो सब भला। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, अंतिम टॉपिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जब आवेशों को, देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब आवेशों को अनंत से एक दूसरे के पास लाकर के एक निकाय बनाया जाता है, तो निकाय बनाने में किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अनंत पर स्थित दो आवेशों को एक दूसरे के पास एक निश्चित दूरी पर लाने में, अनंत पर स्थित दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है कार्य के मात्रक के बराबर होता है जूल। इसकी विमा भी कार्य के विमा के जितनी ही होती है, m(L2t-2). अब देखते हैं यह किस तरह से होती है, क्या इसका फॉर्मूला बनता है। इस डेरिवेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दो बिंदुओं के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदुओं या दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, हमने दो आवेशित कण लिए जो कि अनंत पर हैं, एक इधर है ये Q बिंदु पर और एक इधर अनंत पर है P बिंदु पर। अब हम इन दोनों आवेशित कणों को एक दूसरे के पास ला करके एक निकाय की रचना करते हैं। तो इस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, पहले वाले आवेश को, देखिए ये प्लस Q आवेश है और ये एक अन्य Q आवेश, मान लीजिए ये 2 है और ये 1 है, Q1 आवेश Q2 आवेश। हम पहले आवेश Q1 आवेश को अनंत से एक बिंदु A पर लाए, इधर A पर ले आए प्लस Q1 आवेश को। तो जब A पर लाए तो किया गया कार्य कितना होगा, देखिए पहले वाले को लाए तो W1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि जब हम किसी आवेशित कण को अनंत से कहीं भी ले जाएं और जहां ले जाएंगे वहां अगर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहां हम विद्युत क्षेत्र में लाए नहीं है, इसलिए किया गया कार्य कितना है, शून्य है। अब हम दूसरे वाले आवेश को अनंत से लाते हैं और ला करके यहां बिंदु B पर रख दिया। तो B पर जब रख दिया तब इसको लाने में किया गया कार्य W2 माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि A आवेश यहां पहले से स्थित है तो A के विद्युत क्षेत्र में B को ला रहे हैं। माना A से B की जो बीच की दूरी है वो R है, तो A के विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण B को हम ला रहे हैं। तो लाने में हमने किया जो कार्य है वो W होगा और W2 है जो वो 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए इस आवेशित कण को हम इधर ले आए,
जब हम इधर आवेशित कण को लाएंगे Q2 को, तो Q1 के कारण से विभव भी होगा। तो Q1 के कारण विभव कितना होगा? Q1 के कारण बिंदु B पर विभव ये होगा V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और Q कौन सा? पहला वाला आवेश है, तो Q1। इतना विभव होगा किसके कारण से? पहले वाले आवेश के कारण से। तो V1 इक्वल ले लिया हमने, V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये B पर विभव हो गया A के कारण से। अब जब B को हम लाए हैं, तो B को अर्थात Q2 आवेश को B पर लाने में किया गया कार्य प्लस Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, तो ये कार्य W2 बराबर हो जाएगा V1 इंटू Q2। यहां पर देखिए ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया, जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको हम लाए कहां पर? A के विद्युत क्षेत्र में। तो पहले से विद्युत क्षेत्र है तो किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, किया गया कार्य होगा V इंटू Q। V कौन सा? पहले के कारण विभव है, तो V1। और Q कौन सा? जिस आवेश को हम ला रहे हैं, Q2। अब V1 का जो हमने मान निकाला था यहां रखेंगे, तो W2 इक्वल हो जाएगा W2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। और साथ में यहां मल्टी हो जाएगा किसका? Q2 का। V1 का इतना वैल्यू इंटू Q2, ये हो गया W2। अब किया गया कुल कार्य, निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य होगा W इक्वल W1 प्लस W2। W1 का वैल्यू क्या था? 0। और W2 का वैल्यू हमने निकाला प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो W इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यही किया गया कार्य, निकाय बनाने में यही किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R जूल। तो ये हमने निकाल लिया विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। अब जल्द ही मिलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।